12 जून 2025। कई बार तो हम वो सोचता हूँ साथ में मैं होता तो अच्छा होता, तो जाते तो दोनों जाते। एक साल तो हमने ऐसा निकाला, रात को नींद नहीं आती है, सोने का, खाने का, पीने का सब बेकार हो गया। ऐसा कोई किसी को ना मिले ऐसा वक्त जो मैंने देखा, किसी को ना। उस दिन वो वक्त मुझे बहुत लगा कि वो जैसा सपना था कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा बनेगा, वो मेरा सपना अधूरा छोड़ के चला गया। મને ઘરમાં બી નથી રહેવાતું, મારા છોકરા વગર 5 મિનિટ હું છેટો નતો મુકતી મારા છોકરાને, મારા છોકરા વગર મને નથી ગમતું। 12 जून 2025। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। उनकी कहानियां जरूर अलग हैं, लेकिन उनके नुकसान लगभग एक से हैं। उन सभी की जिंदगी की दिशा 12 जून 2025 की उसी दोपहर से जुड़ती है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना को 1 साल पूरा हो गया। शहर आगे बढ़ चुका है। विमान अब भी उसी आसमान में वहीं से उड़ान भरते हैं। चाय की दुकानें हर सुबह खुल रही हैं, लेकिन दुख शहरों की तरह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए समय बीतने से कोई सुकून नहीं मिल रहा और ना ही कोई पूर्ण विराम जैसी स्थिति दिखती है। उस गर्मियों की दोपहर लंदन जाने वाली दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान अहमदाबाद से रवाना हुई थी, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर विमान मेघानी नगर स्थित एक सरकारी छात्रावास परिसर पर जा गिरा। एक विशाल धुएं का गुबार और एक बड़े से आग का गोला, कई किलोमीटर तक ये आग और धुआं दिखाई दे रहे थे। बचावकर्मी मुड़े तुड़े धातु के ढांचों और जले हुए मलबों के बीच जीवित लोगों को तलाश रहे थे, जबकि आपातकालीन सेवाएं समय के खिलाफ दौड़ रही थी। इस दुर्घटना में यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और जमीन पर मौजूद लोगों सहित कुल 260 लोगों की जान गई थी। सिर्फ एक यात्री इसमें जीवित बचा था, वो भी ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो चमत्कारिक रूप से मामूली चोटों के साथ दुर्घटना से बाहर निकला था। वो इकलौता इंसान। बाद में उन्होंने ये बताया कि वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर मलबे के बीच से रेंगते हुए बाहर निकलने में कामयाब हुए। ये विमान की आपातकालीन निकास पंक्ति की सीट 11A पर बैठे थे। अहमदाबाद अचानक एक राष्ट्रीय और वैश्विक त्रासदी का केंद्र बन गया। आंकड़ों के पीछे ऐसे परिवार थे जिनकी जिंदगी अपने प्रियजनों के निधन से बिखर गई थी। लंदन में आकाश अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। किसी भी सामान्य दंपति की तरह वो लगातार संपर्क में थे और उड़ान की स्थिति के बारे में एक दूसरे को जानकारी दे रहे थे। उस दिन 1:33 को लास्ट मैसेज आया था उनका कि टेक ऑफ होने वाला है, अब नेटवर्क नहीं आएगा, मैं पहुंच के कॉल करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप पहुंचो, मैं तब तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और आ जाऊंगा। मैंने बोला शांति से आना, कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगा।
उस टाइम में एक 1:33 को मेरी बात हुई, फिर 1:39 को मेरी सिस्टर का कॉल आया कि भाई जो मेरी वाइफ जो जिस प्लेन में आ रही थी तो उस प्लेन में का मतलब क्रैश हो गया है। आखिरी फोन कॉल का समय, आखिरी संदेश और वो अंतिम 10 से 15 मिनट आज भी उनकी स्मृतियों में गहराई से अंकित हैं। इसके बाद के दिनों में उम्मीद और निराशा के बीच सिर्फ संघर्ष चलता रहा। आकाश दिन प्रतिदिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, अपनी पत्नी के बारे में जानकारी जुटाते रहे। 1 सप्ताह बाद उनकी पत्नी का शव बरामद हुआ। उसने हमको मेरी वाइफ की बॉडी 9 दिन के बाद मिली थी हमको 8 या 9 दिन हुए थे। तो उस टाइम पे तो हमने सिविल के अंदर सुबह के से लेके शाम तक वही इंक्वायरी करते रहो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बस वही चल रहा था उस टाइम पे। तो आगे का तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, और सोचे ऐसे दिमाग की हालत भी नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितनी बात हुई, जो हुआ, वो आज हर रोज दिमाग में आ रहा है, मतलब वो भूल नहीं पाता मैं। गुजरात का ही एक और परिवार आज भी एक ऐसे निर्णय को याद करता है जो उस समय महत्वहीन लग रहा था। हर्षित और पूजा पटेल मूल रूप से उस उड़ान में यात्रा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी बुकिंग पहले ही रद्द कर दी थी और तारीख भी बदल दी थी। अब उस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। केवल सवाल पीछे बाकी रह गए हैं, केवल अफसोस साथ रह गया है। पूजा को ऐसे कर भाई थोड़ा लेट जाए, 10 दिन रह के जाइए, ऐसा रहा। और थोड़ा इधर उसका काम था तो काम निपटा के निकलते, ऐसा बोला। मेरे को तो पता ही नहीं था कि उन लोगों ने 1 तारीख की टिकट वापस ली है, लेके ही आया था आने जाने की। फिर यहाँ के उसने कैंसिल कराई थी, 12 तारीख को ली थी। अनिल कुमार की बहू पूजा अपने परिवार से मिलने की योजना बना रही थी और लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि वो जल्दी से जल्दी लंदन आ जाएं। पूजा ने उनके लिए तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद पूजा ही परिवार का सहारा बन गई थी। मेरा संबंध तो बाप और दीकरी का जैसा था। बोलता हूँ ना, वो आई तो उसकी मम्मी की मेरे को याद नहीं आती थी जब से मेरे घर में आई। जब से पूजा मेरे घर में आई ना, तब से उसकी मम्मी को मैंने एक दिन याद नहीं किया है, कहीं याद भी नहीं आई है। इतना वो रखती थी मेरे को, उसकी कमी मेरे को नहीं हुई है। लगभग सभी लोगों की तरह परिवार ने भी शुरुआत में यही माना कि ये कोई मामूली दुर्घटना है। उन्हें किसी बड़े हादसे का अंदेशा नहीं था। लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें वास्तविकता से सामना करना पड़ा। ऐसा कोई किसी को ना मिले, ऐसा वक्त जो मैंने देखा किसी को। ये केवल यात्री या चालक दल के सदस्य नहीं थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। विमान मेघानी नगर के छात्रावास हॉस्टल परिसर पर गिरा था, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की भी मौत हुई थी। इन्हीं में से एक था 14 साल का आकाश, जो सुरेश भाई और सीताबेन का बेटा था। दुर्घटना वाले दिन सुरेश भाई ने आकाश से कहा था कि वो अपनी मां के लिए दोपहर का भोजन लेकर आए। उस समय सीताबेन कुछ क्षणों के लिए वहां से हट गई थी, लेकिन जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने की भरसक कोशिश की। इस दौरान वो झुलस भी गई। दुर्घटना स्थल के पास उनकी चाय की दुकान आज भी हर दिन खुलती है, लेकिन दिनचर्या अब इकलौते बेटे की अनुपस्थिति के साथ आगे बढ़ रही है। तो છોકરાને હું બચાવવા ગઈ પણ છોકરો
બચાઈ ના શકી હું તો બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ તો હું દોડતી હતી છોકરાને બચાવવા માટે પણ બચાવી ના શકી ને તો રાત દિવસ એના જ વિચાર આવે છે સાહેબ મને ઘરમાં બી નથી રહેવાતું મારા છોકરા વગર 5 મિનિટ હું છેટો નતો મુક્તિ મારા છોકરા વગર મને નથી ગમતું। उस दिन की घटनाएं आज भी इस परिवार को बार बार याद आती हैं और आनी भी चाहिए। साथ ही ये सवाल भी साथ होता है कि अगर परिस्थितियां अलग होती तो शायद वो साथ होता। 1 साल तो हमने ऐसा निकाला, रात को नींद नहीं आती है, सोने का खाने का पीने का सब बेकार हो गया, कुछ नहीं, क्या करने। दोनों माता पिता अपने काम पर लौट चुके हैं। उनके बेटे की तस्वीर अब उनके घर पर एक दीवार पर लगी है। दुर्घटना की खबर तेजी से फैली थी, लेकिन अपने प्रियजनों की तलाश में कई घंटों और कई दिनों तक लोगों ने मशक्कत की। जब महेश जीरावाला के परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उनके भाई ने उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए एक परिचित की मदद ली। जिसका डर था ना वही हुआ। जब लोकेशन ओपन किया ना तब पता चला कि मेघानी नगर का ये लोकेशन है जब ब्लास्ट हुआ ना, वहां से 500 मीटर थोड़ा सा दूर। इसके बावजूद परिवार कई दिनों तक उम्मीदों में रहा। 1 सप्ताह के बाद जब डीएनए टेस्ट हुआ, उसकी पुष्टि हुई तो महेश जीवित नहीं थे। हमारे 500 मीटर लोकेशन आता था प्लेन क्रैश के पास, इसीलिए हम ढूंढते थे, लेकिन कुछ पता नहीं। और सिविल से फोन आया कि तुम्हारा डीएनए है, तुम्हारे, लेकिन हम कैसे ले जाए, मेरा बेटा तो वहां था नहीं। और बोला कि ले जाओ। तो जिस दिन हमें गया तो हमें उसका प्रूफ मांगा, तो प्रूफ में मेरे एक्टिवा का सेशन नंबर दिया है उसने, इसीलिए हमको मानना पड़ेगा। उनके छोटे भाई का एक हेयर सैलून है। परिवार का कहना है कि महेश के बिना जीवन साथ में तालमेल बिठाकर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। हमें ऐसा ही लगता था कि शूटिंग के काम ने वो बाहर गए, 3-4 महीना हो गया, 5 महीना, बाकी अभी ऐसे दिल में नहीं लग रहा कि वो एक्सीडेंट में गुजर गए। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम बात शेयर करते, लेकिन अभी याद बन के सिर्फ रह गई है। રવિશંકરે મિટિંગમાં ગયો, ત્યાંથી ઘરે આવતા મેઘાણીનગર છેલ્લું લોકેશન ત્યાંનું બતાવતા અમે 7 દિવસ એને ગોઈતો તો એ મળ્યો નહીં બોલ। કહું છું મારા મરી જાવ, એના આત્માને શાંતિ આપશે। નહીં સાહેબ બોલાય મારશે। कई स्थानीय लोग संभावित जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े थे। ये एक मानवीय प्रक्रिया थी, लेकिन उनमें से कईयों को नहीं बचाया जा सका। राजेश पटेल भी उनमें से एक थे जो दोपहर को भोजन करने घर लौट रहे थे। अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी शुरुआत में यही सोचा कि शायद कोई बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दुर्घटना स्थल पर लगी आग शहर की आपातकालीन सेवाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती केवल आग बुझाने की नहीं, इसके लिए गति, समन्वय और एजेंसियों के बीच सावधानी पूर्वक प्रतिबंधित प्रतिक्रिया की थी। वहां जाके हमने जो मंजर देखा तो करीबन 15-20 मिनट तो कुछ फायर वाले भी नहीं आए थे। छोटी मोटी 2-3 गाड़ियां आई हुई थी और धुआं के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आजू बाजू के झाड़ भी आग की लपेट में आ गए थे। वहाँ का सीन बहुत ही दर्दनाक था। वहाँ इतना धुआं था, इतने लोग रोना धोना सब था, क्योंकि जो आजू बाजू वाले लोग थे वो मदद में भी थे और टेंशन में भी थे, क्या हुआ और ये आग कहाँ तक फैलेगी। यादें तो मतलब कभी रोना आ जाता है इतनी सारी बड़े एक साथ देख के। उनकी घर पे क्या बीतती होगी सबके। हमने हमारा पूरा काम किया लेकिन हम किसी को बचा नहीं सके। बस मेरे एक बच्चा मैंने देखा था
वो खुद मैंने उठाया था उसको, छोटा था, 3-4 साल का था बच्चा। बस वो बहुत याद आता मेरे को, जब भी याद करता हूँ तो वो बच्चा मेरे को याद आता है। पहली प्राथमिकता स्पष्ट थी, बचाव कार्य। हालांकि ये कहना जितना आसान था उस वक्त उतना था नहीं। मलबा, जलती हुई इमारतें, लाशों के टुकड़े, धुएं और गर्मी और तपन, वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। वहां हमने देखा काफी कैजुअलिटीज और काफी बॉडी वहां थे। उन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रायोरिटी दिया, साथ में फायर फाइटिंग भी रिस्पांस दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट और अहमदाबाद फायर ब्रिगेड का ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्टिंग हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी काफी अच्छा कंट्रोल किया ट्रैफिक को। पहुंचने के बाद वहां पर जो पहले टीम हमारी पहुंची तो वहां पर पूरा आग लगा हुआ था, कोई जाने की जगह नहीं थी। 3-4 फायर ब्रिगेड के टैंकर टेंडर आए हुए थे, तो ये टेंडर अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो यानी चारों तरफ आग ही आग था, टेम्परेचर 1000-1500 डिग्री, और अंदर से चीखे की आवाज आ रही थी। बिल्डिंगों की तरफ धुआं और आग ही था। एक ब्लास्टिंग की, RDX ब्लास्टिंग या स्मोक ब्लास्टिंग की तरह था। पब्लिक भी कियोस्क थी, बाहर पब्लिक 3-3 किलोमीटर तक पूरा ट्रैफिक जाम था। इस अफरा तफरी के बीच बचाव कर्मियों को यह भी सुनिश्चित करना था कि अगर कोई जिंदा हो तो वो छूट न जाए। ये काम शारीरिक रूप से तो कठिन था ही, मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद थका देने वाला था। जो प्लेन गिरा हुआ था तो आजू बाजू लोगों के शरीर के अलग अलग अंग पड़े हुए थे। कोई हाथ मिला, कोई पैर मिला, कोई सर अलग पड़ा हुआ, तो उसको उठा उठा के हम स्ट्रेचर में ले जा रहे थे। वो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो सब धुआं था, बॉडी और सब नीचे गिरी हुई थी। वो प्लेन के पीछे का भाग ऊपर था, वहाँ भी बॉडी, वहाँ ऊपर हॉस्टल थी, वहाँ मेस में सब डॉक्टर खाने आए थे, सब उनको भी ले लिया था सब चपेट में सबने। वो सब बॉडी निकालते निकालते आंख में आंसू हो गए थे हमारे। उसमें 2-3 बच्चे थे छोटे। वो तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी हमारे लिए। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो दृश्य उन्होंने वहां देखे वो उनके पूरे करियर के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है। पास ही एक एम्बुलेंस नियंत्रण केंद्र में कर्मचारी दोपहर का भोजन करने बैठे थे। उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना। कुछ ही मिनटों में सभी सक्रिय हो गए। जैसे काम खत्म हुआ दोपहर को 1:30 बजे के आसपास, हम लोग मेरी टीम के साथ खाना खाने बैठे थे। खाना खाने जैसे बैठे इतने में धमाका जोर से सुनाई दिया। सुनाई देने के बाद में मैंने देखा कि हमारी जो कैंपस है सिविल का, उसके पीछे एक धुएं का भूमंडल उठना चालू हुआ है। तो मैंने मेरी टीम को बोला कि शायद कुछ इमरजेंसी है वहाँ पे, तो आप मेरे पीछे एम्बुलेंस लेकर आप पहुँचो। तब तक मैं दौड़ता वहाँ पहुँचा। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, घायलों को बचा लें। पच्चीस मिनट के अंदर हमने एडिशनल 30 एम्बुलेंसेस को यहाँ पे मोबिलाइज करवाया और रेस्क्यू वर्क चालू किया। ये उस पूरे दिन को जो हमारा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में हमने 175 कैजुअलिटी डेड एंड अलाइव को हमने शिफ्ट किया था। हमें पता था कि ऐसा इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज है, जो एक्सीडेंट्स है, जो विक्टिम्स है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। जैसे जैसे बचाव कार्य तेज हुआ, पुलिस ने भी तुरंत क्षेत्र को सुरक्षित करना शुरू किया। सड़कों को बंद किया गया, यातायात दूसरी तरफ मोड़ा गया। दुर्घटना स्थल तथा सिविल अस्पताल के बीच आपातकालीन आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। जैसे ही ये क्रैश हुआ, विदिन 2 मिनट्स कहीं कंट्रोल से फोन आया कि ऐसा क्रैश हुआ है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ से निकल गया एंड विदिन अराउंड 10-15 मिनट्स में वहाँ पहुँच गया। 2 बजे से पहले मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे पहुँचने से पहले ही वहाँ पुलिस हमारी ऑलरेडी पहुँची हुई थी, फायर ब्रिगेड वगैरह सब वहाँ पे थे और बहुत ही पेनफुल सीन था। मतलब लोगों की डेड बॉडीज, बर्न्ड बॉडीज को निकाल रहे थे। विदिन हाफ एन आवर हमने काफ़ी मोर देन 500 पुलिसमैन मोबिलाइज किए, जो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किए। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में घायलों और मृतकों के आने की संभावना को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी। जैसे ही मरीज पहुंचने लगे, डॉक्टर्स को बुलाया गया, ट्रॉमा सेंटर की टीमों को मजबूत किया गया, शहर भर के निजी अस्पताल खोल दिए गए। निःशुल्क उपचार की पेशकश हर तरफ से आने लगी, लेकिन फिर भी कुछ ही को बचाया जा सका।
गुजरात में कहीं भी कोई मास कैजुअलिटी होती है तो बाय एंड लार्ज सारे पेशेंट सिविल में ही शिफ्ट किए जाते हैं। तो हमारे स्टाफ अदरवाइज रेडी जैसे ही रहते हैं, वो ट्रेंड है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे काम किया जाए। हमारा ग्रुप है प्रोफेसर का, एचओडीज का, तो मैंने उसमें मैसेज डाल दिया कि भाई जो लोग भी फ्री है, जो पेशेंट केयर में इमीडिएटली नहीं है, वो सारे लोग ट्रॉमा सेंटर चले जाओ, हमको जरूरत पड़ेगी। और ऐसा हादसा हुआ है। करीबन मैं बोलूँगा कि 45 से 50 मिनट तक पेशेंट का फ्लो आता गया, इंजरी वाले अलग अलग लोग आते गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे कठिन अभियान था। There are more than 30 steps involved in one DNA analysis. तो उसमें एक पूरा मतलब जब एक स्टेज आने के बाद पता चलता है कि प्रोफाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बिकॉज ये सभी जो जितने भी सैंपल्स थे हाईली बर्न थे, तो उसमें ये होता था कि फर्स्ट ट्राई में आपको प्रोफाइल ना भी मिले, देन वापस उसको करना पड़ता था। लेकिन जो टीम थी यहाँ पे, उन्होंने पूरे मतलब 24 आवर्स 24/7 अप टू 15 days दे वर कंटिन्यूसली एंगेज, इसी में रहे। 1 साल बाद दुर्घटना स्थल पर एक नए छात्रावास के निर्माण की तैयारी शुरू है। ये त्रासदी जीवित बचे लोगों और अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए जीवन भर का दर्द है, दुख है, पीड़ा है।